बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं पिछले पार्ट में आपको ये बता चुका था कि मैं फंस गया था बहुत बुरी तरीके से बेड़लंगा में, और एक तरफ मुझ पे फायरिंग हो रही थी और मेरे पास अब रौंद भी ख़त्म हो रहे थे। मैंने चाचा अब्बास से पूछा कि जी तुम्हारे पास कितने रौंद हैं, तो उसने कहा जी सर मेरे पास सिर्फ 13 रौंद बच गए हैं। और जब मैंने नासिर से पूछा, ड्राइवर से, कि जिसने मेरी मैगज़ीन पकड़ी हुई थी और एक एक गोली निकाल के मुझे दे रहा था, तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि सर मुझे अंदाज़ा नहीं है, बस लगता है कुछ 7-8 रौंद हैं मेरे पास, और इसके बाद फिर जो होना था हमारे साथ मैं उसका शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। सरदार नूर मोहम्मद ख़ान लुंड MNA रहे हैं पीपल्स पार्टी के। ये यारू लुंड एक इलाका है डहरकी से थोड़ा सा आगे आप अगर जाएंगे तो एक साइड पे है जहाँ के ये MNA थे, और उनके बेटे सरदार निसार अहमद ख़ान लुंड को भरचूंडी शरीफ वालों ने कत्ल कर दिया था दुश्मनी में। मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था सरदार नूर अहमद साहब के साथ, और जब भी वो इस्लामाबाद से सेशन के बाद गुज़रते थे तो मेरे पास कोट सब्जल ठहरा करते थे और मुझे भतीजे खान कहा करते थे। मैं भी अक्सर उनके पास यारू लुंड जाता था। तो उनकी एक बात मुझे याद आना शुरू हो गई उस वक्त के, जब मैंने उनसे सवाल किया था कि सरदार साहब अब मुझे ये बताएं कि जब निसार खान लुंड सफ़र कर रहे थे, उनके आगे भी एक गाड़ी थी, पीछे भी एक गाड़ी थी, और दोनों गाड़ियों में मुसल्ला लोग थे, और दरमियान वाली गाड़ी में भी निसार मोहम्मद ख़ान लुंड के जो मुहाफ़िज़ बैठे थे। तो फिर कैसे उन्होंने मार दिया निसार अहमद ख़ान लुंड को? तो फिर असले का तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप असला रखते हैं और उसके बाद आप मारे जाते हैं। तो नूर मोहम्मद ख़ान ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने मुझे कहा कि यार देखें, असला जो है वो आपको मौत से नहीं बचाता, पर असला जो है वो आपको बुरी मौत से बचाता है। क्योंकि दुश्मन आपको जब काबू कर लेता है, जब आपका असला ख़त्म, रौंद ख़त्म हो गया, दुश्मन ने आपको काबू कर लिया, तो उसकी मर्ज़ी है वो आपको जिस तरह मारे, आपका नाक काटे, कान काटे। जिस तरह आपने पिछले दिनों लादी गैंग के एक बंदे को देखा था, वो अपने दुश्मन के साथ सलूक कर रहा था। तो सरदार साहब ने एक मुझे बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी कि एक आखिरी गोली हम अपने लिए बचा लेते हैं, वो इसलिए कि हम खुद को मार लें, और ताकि दुश्मन हमें दर्दनाक मौत ना दे सके और हमें एहसास ना हो उसने हमें किस तरह मारा है। तो मेरे जहन में नूर मोहम्मद ख़ान की वो बात आ गई, और मैं फिर बहुत परेशान हो गया कि अब हमारे साथ जो होने वाला है। तो आखिर में मैं यही सोच रहा था कि मैं भी अपने लिए एक गोली बचा के रखूँगा, ताकि ये जो दुश्मन हैं मेरे और ये जराइम पेशा लोग हैं, अगर इन्होंने हमें काबू कर लिया तो हमें किस तरह बुरी मौत मारेंगे। तो ये एहसास जो था वो बहुत खौफनाक था। अब चाचा अब्बास जिसके पास 13 राउंड थे, उसमें से 3-4 राउंड और फिर चला चुका था, क्योंकि बार बार 1 या 2 शख्स जो थे वो बंद से हमारी तरफ आने की कोशिश करते थे फायरिंग करते हुए, और अब्बास एक सिंगल फायर करता था, उसके बाद मैं एक सिंगल फायर करता था थोड़े वक्फे के बाद। तो उसे अंदाज़ा हुआ कि हालात संगीन हो रहे हैं, तो उसने मुझे कहा कि सर हम इस तरह करते हैं कि मैं इनको रोकता हूँ, आप क्रॉलिंग करते हुए निकल जाएं। अब मेरे साथ फ़िदा जो था वो बदस्तूर साथ बैठा हुआ था, क्योंकि वफ़ादार मुलाजिम था फ़िदा, और अभी भी है। तो मैंने फ़िदा को कहा, फ़िदा यार तू एक दफ़ा फिर जाके देख, गाड़ी के पीछे हो सकता है कि हमें मैगज़ीन मिल जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक ऐसा मुलाजिम जो आपका वफ़ादार है और गोलियां बरस रही हैं, और वो फिर चढ़ गया वैगन की पिछली साइड पे, और उसने फिर थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ दी कि सर खान साहब वहाँ कोई मैगज़ीन नहीं है। तो मैंने उसे कहा फ़िदा आ जा, तो फ़िदा फिर नीचे आ जा। इतनी देर में जो शामा डहर था वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से फ़रार हो गया था। अब अचानक हमारे लिए एक नई मुसीबत शुरू हो गई। मेरे साथ के जो मुहाफ़िज़ थे और पुलिस मुलाजमीन मिराज खान जो आगे निकल गए थे, अब उन्होंने भी हमारी तरफ फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब सिचुएशन कुछ ये थी कि हमारे ऊपर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, यानी पिछली साइड से मिराज और उसके जो 7 कांस्टेबल थे वो फायरिंग कर रहे थे, और लेफ़्ट साइड से जो डाकू थे वो हम पे फायरिंग कर रहे थे। अब अजीब सी सूरत हाल हो गई, और ना उन्हें बंदा समझा सकता था, क्योंकि पुलिस मुलाजमीन में ट्रेनिंग का बहुत फुकदान है। जब भी कोई ऐसे हालात होते हैं, पुलिस वाले हमेशा परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। उन्हें क्या करना है,
उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। अब मैंने सोचा कि हमें क्रॉलिंग करते हुए निकल जाना चाहिए, क्योंकि चाचा अब्बास ने कहा था कि आप क्रॉलिंग करते हुए निकल जाएं। लेकिन मेरे जहन में अचानक ख्याल आया, क्योंकि मैंने ATS ट्रेनिंग की हुई थी। ये जो ATS है, ये एंटी टेररिस्ट कोर्स होता था जो हमें असम्बली डैम में कराया गया, और उसके बाद मैंने एक स्पेशल ड्यूटी कोर्स भी किया जिसमें हमें ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग दी जाती थी। और उसमें हमें ये कहा जाता था कि क्रॉलिंग करते हुए फिर भी खदशा होता है कि कोई गोली आपके सर में हिट हो जाए, क्योंकि आप क्रॉलिंग कोहनियों के बल करते हो और आपका सर उठा होता है। और लेकिन हमें ये भी सिखाया गया था साथ में कि अगर आप ऐसे हालात में घिर जाएं जहां चारों तरफ फायरिंग हो रही हो, तो आपने फिर रोलिंग करनी होती है। अब मैं आपको रोलिंग के बारे में बताता हूं। रोलिंग ये है कि आपका जो वेपन है वो आपने अपने सीने से लगाना है और उसके बाद आपने रोल करते हुए निकल जाना है। कहा यह जाता है कि अगर कोई आदमी ऊपर से आके आपको फायर मार दे तो वो आपको फायर लग सकता है, लेकिन अगर वैसे फायरिंग हो रही है तो बहुत मुश्किल होता है, और इसमें बिल्कुल खदशा नहीं होता कि रोलिंग में आपको कोई फायर लग जाए। अब मैंने रोलिंग करने का फ़ैसला किया। मैंने फ़िदा को भी कहा कि फ़िदा आप भी मेरे साथ रोलिंग करो, लेकिन फ़िदा शायद नहीं डर रहा था। उसने कहा सर आप रोलिंग करें, मैं तो इसी तरह हूँ, अगर मुझे कोई गोली लग भी जाए तो मुझे कोई वो नहीं है। तो मैंने अपनी जो कलाशनकोफ है वो अपनी सीने से लगाई। नासिर को भी कहा कि वो रोलिंग करे। चाचे अब्बास ने अब हमें कवर देना था, क्योंकि सारा जो जिम्मेदारी थी अब वो चाचे अब्बास पे थी कि वो सिंगल फायर करके दुश्मनों को रोकता, और मैंने अब रोलिंग करनी शुरू कर दी। मैं रोलिंग करता हुआ जब थोड़े फासले पर पहुंचा तो अचानक फ़िदा ने चीखना शुरू कर दिया। कहते हैं खान साहब आप तो उल्टी साइड पे जा रहे हैं और मैं भी आपकी साथ बन की तरफ जा रहा हूं जहां से फायरिंग हो रही है। अब मेरे हवास जो थे वो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है, और मैंने हवास बाख्ता मैंने देखा तो वाकई में बन की तरफ जा रहा था। मैंने अपने हवास बहाल किए, थोड़ा सांस लिया। मेरा जिस्म भारी है, और उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सर्दियां थी, मैंने जर्सी भी पहनी हुई थी, बेल्ट बांधी हुई थी। तो फिर हमने दोबारा रोलिंग करनी शुरू कर दी मुखालिफ सिमत में। तकरीबन 10-15 मिनट रोलिंग के बाद अचानक मैं एक गड्ढे में गिरा, और फ़िदा भी मेरे साथ था और नासिर था, वो भी मेरे साथ था। तो मुझे एहसास हुआ कि ये खाल है पानी की जिसमें पानी नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उसमें पनाह ली, और उसके बाद देखा। लेकिन चाचा अब्बास की बहादुरी की मैं आज भी दाद देता हूँ कि चाचा अब्बास बदस्तूर वहाँ खड़ा लड़ता रहा। और आज भी मैं कहता हूँ कि उस वक्त अल्लाह की ज़ात के बाद अगर किसी ने मुझे बचाया तो वो चाचा अब्बास था। अब हम लोग खाल में गिरे हुए हैं और सांस मेरा फूला हुआ, हालत ख़राब, पूरे जिस्म पे मट्टी मट्टी। मैंने थोड़ा सा अपने आप को ठीक किया, मेरा सांस बहाल हुआ। तो फिर मैंने देखा, हालात, सिचुएशन देखी, तो इतनी देर में फायरिंग रुक चुकी थी, क्योंकि चारों तरफ बेट का इलाका है, दूर दराज कहीं ना कहीं आबादी ज़रूर होती है, और वहाँ से कुछ लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी। और ये फायरिंग सुनकर जो लोग थे बंद की तरफ से हम पे फायरिंग कर रहे थे, उनकी तरफ से फायरिंग बंद हो गई। और इसी इसना में जो मेराज फायरिंग कर रहा था उसे भी शायद सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हो गया था, और उन लोगों ने भी फायरिंग बंद कर दी थी। गाड़ी की लाइट्स जो थी, हेडलाइट गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी वो बदस्तूर ऑन थी। और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मिराज भी मोटरसाइकिलों पे मेरे पास आ गया, मैं भी खड़ा हो गया, लोग काफ़ी जमा हो गए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरे हवास कुछ बहाल हुए। तो उसके बाद हमने अंदाज़ा किया कि जो डाकू हम पे फायरिंग कर रहे थे वो वहाँ से शायद फ़रार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम उस जगह पे जाएं जहाँ से हम पे फायरिंग हो रही थी। मैं और मेरे साथी जो लोग थे, हम गाड़ी के करीब पहुँचे। चाचा अब्बास अभी भी वहाँ मौजूद था, और मैंने उसे जाके गले लगा लिया चाचा अब्बास को और शाबाश दी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बच कैसे गया, क्योंकि जितने भी इस टाइप के एम्बुश होते हैं, और एम्बुश के बारे में यही होता है कि जब कोई भी दुश्मन आपको घेर के उस जगह पे ले आता है जहाँ पे वो आपको मारना चाहता है, तो उसमें आपके बचने के चांसेस 0% होते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब पे भी रावलपिंडी में हमला हुआ था, और उसमें वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनके साथ मुहाफिज काफ़ी मारे गए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी, और मेरे नज़दीक शायद ये था कि जी वालदा की दुआएं जो थी मेरे साथ, मेरी माँ हमेशा मुझे दुआएं करती थी, और मैंने कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाया। और दूसरी बात मेरे जहन में जो आई और मुझे समझ आई
वो ये थी कि जब मेरी थाना नौशहरा पे पोस्टिंग हुई तो वहाँ लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। लोग और कुत्ते साथ साथ थाने के बाहर बैठे हुए थे। जो लोग नौशहरा थाना के रहने वाले हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ साइलिन के बैठने की कोई जगह नहीं थी। मैंने अपनी मदद आपके तहत वहाँ लोगों के बैठने के लिए जगह बनवाई, क्योंकि मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती थी तो मैं मुलाजमीन के लिए मेस बनवाता था और लोगों के बैठने के लिए जगह बनवाता था। थाने के बाहर एक छोटी सी मस्जिद थी, बोसीदा सी मस्जिद थी। जैसे मेरी पोस्टिंग हुई मैंने उस मस्जिद को शहीद किया और इस फायरिंग से 2 यौम कबल मैंने वहाँ एक नई मस्जिद की बुनियाद डाली और अपने हाथों से ये बुनियाद मैंने रखी और सारे मुलाजमीन को इकट्ठा किया और हम सब ने मिल के उस मस्जिद को तामीर शुरू की और अब वो मस्जिद छत तक पहुंच चुकी थी। मुझे ख्याल आया कि शायद अल्लाह ताला ने इसलिए मुझे नई ज़िंदगी दी है कि मैं उस मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर सकूं। मेरी जो सरकारी गाड़ी थी वो गोलियों से छलनी हो चुकी थी, उसमें बेतहाशा गोलियां लगी हुई थी। फिर हम उस जगह पे गए जहाँ से हम पे फायरिंग हो रही थी, तो वो जो जगह थी वो मुबारक खान लगा के घर से थोड़े फासले पे थी और वहाँ जाके जब हमने देखा मुख्तलिफ वेपन्स के कोई 2500 राउंड वहाँ फायर हुए थे, जिनकी गोलियाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी, जिसमें क्लाशनकोफ थी, 7mm थी, 12 बोर के भी कोई खोल कारतूस पड़े हुए थे। और मैं देख के हैरान रह गया कि इतने ज़्यादा फायरिंग में हम लोग कैसे ज़िंदा बच गए। अब मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ तो मैंने डीपीओ साहब, जो कैप्टन आरिफ नवाज साहब थे उस वक्त डीपीओ, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके सारा कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया, मुझे हौसला दिया और कहा कोई मुलाजिम ज़ख्मी तो नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें कहा सर नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब इंशाअल्लाह मैं मुलज़मान को हर सूरत में पकड़ूंगा। मैंने मियां इरफानुल्लाह को भी बताई सारी बात, तो उन्होंने भी कहा कि जी मैं आता हूँ मौके पे सुबह और हम देखेंगे कि वहाँ क्या है। अब वहाँ ठहरने का फ़ायदा कोई नहीं था। हमने कोशिश की कि वहाँ से खुरे उठा के मुलज़मान के आगे जाएं और देखें, लेकिन क्योंकि अंधेरा था, रोशनी का कोई मुनासिब इंतज़ाम ना था, तो हम खुरे भी नहीं उठा सकते थे। मुबारक खान लंगा भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गया था और जब हमने मुबारक खान से पूछा कि आपके बेटे ने टेलीफोन करके हमें बुलाया था, तो मुबारक खान ने कहा जी कि मेरा बेटा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कराची ही गया हुआ है, 1 हफ़्ता उसको हो गया, तो उसने कॉल कैसे कर ली। अब हमारे पास क्योंकि नंबर ही नहीं था कि किस नंबर से कॉल आई और हम किस तरह ट्रेस करते। उन दिनों ये ज़्यादा कॉल डिटेल और इसका रिवाज नहीं था, बड़ी मुश्किल से कॉल डिटेल हमें मिला करती थी। तो अब हमारे पास एक ही क्ल्यू था कि जी हम किसी तरह वो कॉल डिटेल निकलवाएं, पहले चौकी की निकलवाएं नंबर की, और उसके बाद उससे आगे हम क्ल्यू लेके उन मुलज़मान तक पहुँचें। और मैंने वहाँ एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी कि वो वहाँ रुके ताकि सुबह अगर डीएसपी साहब आएँ और हम वापस आएँ तो खुरा जात रवां किए जा सकें कि मुलज़मान किस तरफ गए हैं। क्योंकि मैं बहुत थक चुका था, मैंने फ़ैसला किया कि हम वापसी रवाना हो। वो रास्ता ख़तरनाक था, कश्ती भी वहाँ नहीं थी, तो मैं और मेराज एक ही गाड़ी में हम रवाना हुए जलालपुर पीरवाला की तरफ से, क्योंकि जलालपुर पीरवाला से जो रास्ता जाता है वो लोधरा और फिर भावलपुर से मुबारकपुर और मुबारकपुर से फिर थाना नौशहरा जदीद मैंने पहुंचना था। अब दौरान सफ़र वापसी पे मेरी गाड़ी मिराज खान चला रहा था, मैं साथ बैठा हुआ था और मैंने फ़ोन पे घर अपनी वालदा को ये सारी सूरत हाल बताई तो और उन्हें बताया कि आपकी दुआओं की वजह से मैं ज़िंदा बचा हूँ। तो पहले तो वालदा बहुत परेशान हो गई और फिर मुझे दुआएं दी उन्होंने बहुत सी, और मेरा कुछ हौसला बंधा। और हमेशा से यही रहा है कि जब तक मेरी वालदा ज़िंदा रही हैं, मैंने कोई उल्टे काम भी किए वो सीधे हुए, लेकिन 2014 में जब उनकी वफ़ात हुई तो उसके बाद मैं सीधा काम भी करता था तो वो उल्टा हो जाता था। थाना नौशहरा पहुँचते पहुँचते बहुत सी दोस्तों की मुझे कॉलें आईं जो मेरा हाल पूछते रहे और मुझे मुबारक देते रहे कि अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी अता की है। और उसके बाद मैं थाने पे पहुंचा, फिर थाने पे भी तमाम मुलाजमीन इकट्ठे थे और उन्होंने हमें पूछा, और जैसे होता है कि जी थाने वाले तमाम मुलाजमीन और एसएचओ एक ख़ानदान की तरह होते हैं, और उसमें अगर किसी पे कोई बुरी आफत भी आती है तो वो एक दूसरे को पूछते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मुझे तमाम मुलाजमीन ने मिले, मुझे गले मिले और नई ज़िंदगी मिलने पर मुबारकबाद दी। मैं बहुत थक गया था और फिर जाके मैं अपने जो रेजिडेंस थी साथ ही एक क्वार्टर सा बना हुआ था और उस पर मैं सो गया।
अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया था क्योंकि मियां इरफानुल्लाह साहब ने भी मौके पे आना था और मैंने भी मौके पे जाके सारा कुछ देखना था। अब मैं वहाँ से रवाना हुआ और चौकी हतेजी पे पहुँचा। चौकी हतेजी पे मिराज ख़ान ASI मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब जाके मैंने मिराज से पूछा कि मिराज जी हमारे साथ हुआ क्या है? तो मिराज ने कहा सर एक ही बात समझ में आती है कि क्योंकि डडली हसाम मारा गया है तो उसका जो एक भतीजा है छल्लू हसाम, वो और उसके साथी ये सब कुछ कर सकते हैं और उसका इंतकाम उन्होंने ये भी कहा था कि वो इंतकाम लेंगे, तो हो सकता है कि उसी रिवेंज में हमें बुला के ये फायरिंग की गई हो। ये बात मेरे दिल को लगी कि जी हो सकता है कि छल्लू हसाम और उसके साथियों ने हमला किया है। वहाँ के जो 2-3 पुराने कांस्टेबल थे, मैंने उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई कि जाके छल्लू का भी घर से पता करें और देखें कि वो घर पे है या नहीं है। इसके बाद मियां इरफानुल्लाह साहब वहाँ पे आ गए और हम मौके पे भी चले गए। फिर उसी तरह जैसे आपको बताया कि जी हम गाड़ी को कश्ती पे रखते थे और क्रॉस करके दरिया पार करते थे। मौके पे पहुँचे लेकिन वहाँ पे हमें कोई ऐसा क्ल्यू या शहादत ना मिली। सिर्फ वो जो रौन थे खाली, वो वहाँ पे बैठा हुआ कांस्टेबल जमा कर चुका था, दो मुख्तलिफ वेपन्स के थे। और मौका देखने के बाद मियां इरफानुल्लाह साहब वापस चले गए, मैं और मिराज भी वापस चौकी हतेजी पे आ गए। और अब हमारे लिए ये चैलेंज था कि हम अपने ऊपर किए गए कातलाना हमले के मुल्ज़मान को ट्रेस करते और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते।